पिछले एपिसोड में रिको और रेग निकल पड़े थे ग्रेट फॉल्ट को पार करने, मगर वो दोनों उस खाई के नीचे आखिर जाएंगे कैसे? जानने के लिए एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में रेग कमाल की चीज़ें करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओजेन ने उन्हें एक छिपे हुए रास्ते के बारे में बताया था। वो दोनों उसी रास्ते से नीचे उतरने लगते हैं, ग्रेट फॉल्ट के किनारे से होकर। वो दोनों आराम से उतर रहे हैं और अब हम सतह पर वापस आ गए हैं। नेट सोच रहा है रिको और रेग इस वक्त कहाँ पर होंगे। शिगी कहता है वो दोनों ज़रूर ग्रेट फॉल्ट के पास होंगे। शिगी ने रेग की एबिलिटीज़ और कितने दिन बीत चुके हैं उन्हें लेकर एक रफ कैलकुलेशन किया था। यहाँ पर नेट कहता है तो फिर ग्रेट फॉल्ट की गहराई 4 किलोमीटर है। आखिर वो लोग इस वर्टिकल रास्ते को कैसे पार करेंगे? शिगी को भी नहीं पता कि वो दोनों इसके आगे कैसे जाएंगे, मगर उसका मानना है कि अगर रेग ऊपर आ सकता है तो वो नीचे भी जा सकते हैं। इसके बाद सीन फिर से ग्रेट फॉल्ट पर शिफ्ट होता है। हम कुछ क्यूट से दिखने वाले प्राणियों को देखते हैं और वो दोनों ऊपर से आ गिरते हैं। रास्ता खत्म होने की वजह से वो लोग किनारे की तरफ आते हैं तो एक मडोका जैक उन्हें डरा देता है। रेग रिको से थोड़ी सी सावधानी बरतने को कहता है और अब आगे जाने के लिए उन्हें एक और रास्ता चाहिए होगा। रेग को एक और एग्जिट पॉइंट दिख जाता है और वो दोनों उस तक पहुंचने की तैयारी करने लगते हैं। अब रिको क्यूट से दिखने वाले मॉन्स्टर्स को फेंक देती है ताकि मडोका जैक्स उन पर ध्यान न दें। तुरंत वो दोनों उस एग्जिट होल की तरफ छलांग मार देते हैं। वहाँ पर आते ही रिको जल्दी से अंदर की तरफ चली जाती है और रेग को बाहर से एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। रेग बाहर की तरफ देखने लगता है तो रिको चिल्लाकर कहती है आगे का रास्ता मिल गया है। रेग कहता है मैं आ रहा हूँ और उसे अभी जो आवाज़ सुनाई दी उसे लेकर थोड़ी सी चिंता हो रही है। वो दोनों रेंगते हुए जा रहे हैं और अभी तक उन्हें किसी मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ा है, क्योंकि वो इन क्यूट मॉन्स्टर्स के पीछे जा रहे हैं। इन मॉन्स्टर्स का पीछा करने की वजह से उन्हें पानी और सोने की सुरक्षित जगह और खाना आसानी से मिल रहा है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए उन्हें खाली जगह दिखाई देती है। दोनों नीचे उतर जाते हैं और रेग को लगता है ये किसी तरह का खंडहर है। थोड़ा सा आगे जाने पर रिको को पता चलता है कि ये एक जहाज है। खुशी के मारे रिको वहाँ पर रेलिक्स ढूंढने लगती है और रेग समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ पर एक जहाज आखिर आया कहाँ से। अपने रेलिक्स की तलाश में रिको कुछ चिपचिपे पदार्थ पर अपना पाँव रख देती है। अब वो चारों तरफ थोड़ा ध्यान से देखती है और इतने सारे अवशेषों को देखकर उसे लगता है कि ये एक मडोका जैक की मांद है। वहाँ पर एक मडोका जैक मौजूद है और उसे देखते ही रिको चिल्लाने लगती है। मडोका जैक हमला कर देता है और रेग तेजी दिखाकर रिको को बचा लेता है। उनके पास भागने का वक्त नहीं है और रेग अपने इंसिनरेटर को यूज करने के बारे में सोचता है। रेग को पता है कि ऐसा करने पर उसके साथ क्या होगा और वो सोच में पड़ जाता है, मगर वो मडोका जैक फिर से हमला करता है तो रेग अपने इंसिनरेटर को यूज करके उसे खत्म कर देता है। वो मडोका जैक मारा जाता है और रिको उसे खाने के बारे में सोचने लगती है। जल्दी से रेग उसे समझाता है कि अभी वो 2 घंटों के लिए बेहोश हो जाएगा और उसे क्या करना चाहिए। इतने में बाहर से पहले वाले मॉन्स्टर की आवाज़ आती है और रेग को ये कुछ ठीक नहीं लगता है। रिको कहती है मुझे ये आवाज़ पता है, ये एक स्प्लिट जॉ हो सकता है। दीवार को चीरते हुए एक स्प्लिट जॉ अंदर आ जाता है और वो दोनों भागने लगते हैं। रिको देखती है कि उसके सर पर एक घाव है और वो समझ जाती है कि ये वही स्प्लिट जॉ है जिसे रेग ने पहली बार मारा था। भागते हुए वो दोनों एक छोटे से रास्ते में घुस जाते हैं और स्प्लिट जॉ वहाँ फंस जाता है, मगर आगे का रास्ता छोटे छोटे मॉन्स्टर्स ने बंद करके रखा है। रेग किसी भी पल बेहोश हो सकता है और उसकी नज़र धुंधली होने लगी है। दूसरी तरफ रिको रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। वो स्प्लिट जॉ इस दीवार को भी तोड़ देता है और रिको अभी भी लगी हुई है। फाइनली स्प्लिट जॉ की दहाड़ सुनते ही वो छोटे मॉन्स्टर्स हट जाते हैं और रिको आगे गिर जाती है। जल्दी से रेग भी उस खड्डे में छलांग लगा देता है। बिना कोई दिक्कत रिको नीचे पहुंच जाती है और उसके पीछे रेग भी आ गिरता है। रेग बस बेहोश होने ही वाला है और वो रिको से यहीं पर उसके साथ रहने को कहता है। रेग बेहोश हो जाता है और वो कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मगर रिको को पहले अपनी भूख मिटानी होगी। उसे जल्दी से खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा, मगर वो रेग को अकेला नहीं छोड़ सकती है। वो रेग के हाथों को देखती है और उसे एक आइडिया आता है। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद रिको उसके एक्सटेंडेबल हाथों को बाहर निकाल लेती है। अब वो खाने की तलाश में निकल जाती है, वो भी भारी भरकम रेग के साथ। बहुत वक्त बीत चुका है और अभी तक रिको को खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। वो थक चुकी है और निराश होकर बैठ जाती है। वो सोचती है कि रेग के उठने तक यहाँ पर रुक जाना बेहतर होगा। अचानक उसे बाराकोचा फल की खुशबू आने लगती है। वो फल यहीं आसपास होगा सोचकर रिको फिर से निकल पड़ती है। अपनी तेज नाक के सहारे वो बाराकोचास के बहुत करीब आ जाती है, मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अब जमीन के नीचे रोशनी चमकने लगती है और वहाँ से खुशबू आती है। रिको समझ नहीं पाती है कि ज़मीन से खुशबू कैसे आ रही है, तो ज़मीन फट जाती है और रिको नीचे गिर जाती है। वो किसी तरह के फ्लूइड में फंस चुकी है
और ऊपर का रास्ता बंद हो जाता है। रिको नोटिस करती है कि यहाँ पर बाराकोचा की स्मेल बहुत तेज है। जैसे ही वो अपने बगल में एक नारी टन के पूंछ को देखती है, उसे समझ में आता है कि वो एक अमाकागामे के पेट में फंस गई है। रिको तुरंत यहाँ से निकलना चाहती है, इससे पहले कि वो किसी और का खाना बन जाए। वो चाकू से अमाकागामे को अंदर से चीरने की कोशिश करती है, तो वो ऐसा करने नहीं देता है। मगर हम जानते हैं कि रिको रुकने वालों में से नहीं है। वो वापस आकर चाकू से उस पर बार बार हमला करने लगती है और फाइनली बाहर तक एक कट लगाने में सक्सेसफुल होती है। डाइजेस्टिव फ्लूइड्स के साथ रिको भी बाहर आ जाती है और वो अमाकागामी सूख कर मर जाता है। बाहर निकलने पर रिको की जान में जान आती है और वो देखती है कि नारी टन्स ने उसे घेर लिया है। वो सब के सब चिल्लाने लगते हैं और एक साथ मिलकर रिको पर टूट पड़ते हैं। रिको फंस जाती है और उसे समझ में आता है कि ये सब बाराकोचा फल की खुशबू की वजह से हो रहा है। रिको उनके बीच में से निकल जाती है और नारी टन्स उसके पीछे लग जाते हैं। भागते वक्त रिको एक खड्डे में गिर जाती है और फिसलते हुए नीचे आ जाती है। नारी टन्स यहाँ पर भी आने लगते हैं तो रिको रेंगते हुए जाने लगती है। रिको चाहती है कि रेग जल्दी से उठ जाए ताकि मुसीबतें थोड़ी कम हो। अब उसे थोड़ी सी रोशनी दिखाई देने लगती है। इसके बाद रिको किसी तरह से उस संकरे रास्ते से बाहर निकल जाती है, मगर असली मुसीबत तो आगे है। रिको कंफ्यूज्ड है कि आगे एक ऊपरी ढलाव कैसे है। वो जानती है कि उसके ऊपर जाने पर कर्स बहुत तकलीफ देगा, मगर वो अब पीछे भी तो नहीं लौट सकती है। वो ठान लेती है कि उसे ऊपर चढ़ना होगा। रिको धीरे धीरे करके कदम बढ़ाने लगती है और उस पर कर्स का असर होना शुरू हो जाता है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वो लड़खड़ा जाती है। इसके बाद बारी आती है सर दर्द और फिर उल्टी की। फिर भी रिको आगे बढ़ती है। अब जाकर उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और उसे मारुक दिखाई देती है जो उसे ये सब रोक कर वापस चलने को कहती है। फिर पीछे से ओजेन की आवाज़ आती है और वो भी ऐसे ही बातें करती है तो रिको समझ जाती है कि ये सब उसका भ्रम है। आगे चढ़ने पर उसे नेट, शिगी और यहाँ तक कि हाबोल भी दिखाई देते हैं और वो सब उसे वापस चलने को कहते हैं। आखिर में उसे अपनी माँ लाइजा दिखाई देती है जो उसे साथ मिलकर घर वापस चलने को कहती है। रिको इमोशनल होकर लाइजा के हाथ को पकड़ लेती है और वो दोनों एक गोंडोला में पहुंच जाते हैं। रिको पूछती है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं तो लाइजा कहती है हम औरत वापस जा रहे हैं। रिको सवाल करती है तो फिर कर्स का क्या हुआ तो लाइजा उसे चिंता नहीं करने को कहती है क्योंकि वो अब उस पर बेअसर है। रिको बाहर देखने लगती है और उसे उनका शहर दिखाई देने लगता है। अब हम देखते हैं कि उनका गोंडोला ऊपर आ चुका है और दरवाज़ा खुलते ही लोगों की आवाज़ आने लगती है। उन दोनों का स्वागत करने के लिए हजारों की तादाद में लोग वहां पर आए हुए हैं। रिको देखती है कि वहां पर सब मौजूद हैं और खुशी के मारे भागने लगती है। भागते वक्त उसे याद आता है कि रेग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और वो रुक जाती है। वो वापस आकर लाइजा से सवाल करती है कि रेग कहाँ पर है, वो यहाँ कैसे नहीं है। लाइजा कहती है वो अभी भी नीचे है। रिको कहती है ऐसा मत बोलिए, अगर रेग यहाँ पर नहीं है तो मेरे वापस आने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम दोनों को हमेशा साथ रहना था। रोते हुए रिको कहती है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अगर तुम मेरे साथ नहीं होगे तो मैं ये नहीं सह पाऊंगी। तुरंत सीन शिफ्ट होता है और पता चलता है कि रिको ऊपर तक पहुंच चुकी है। उसके लड़खड़ाते हुए पैर रुक जाते हैं और वो नीचे लेट जाती है। अब रिको को समझ में आता है कि क्यों एबिस को अकेला पार करना नामुमकिन माना जाता है। रिको मुस्कुराते हुए रेग को देखते हुए कहती है ओ रेग, तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो। इतने में रिको को स्प्लिट जॉ की दहाड़ सुनाई देती है। वो स्प्लिट जॉ वहाँ पर आ जाता है और अब रिको को गुस्सा आने लगता है। रेग को थोड़ा सा होश आने लगता है और वो देखता है कि रिको कुछ तैयारी कर रही है और उसके सामने स्प्लिट जॉ खड़ा है। रिको ब्लेज रिप को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है। वो स्प्लिट जॉ आगे आता है तो रेग सुपरमैन की तरह उसे पीछे ढकेल देता है। रिको खुश हो जाती है और उसे ब्लेज रिप को पकड़वा देती है। रेग उसके गन पाउडर को लोड करता है और भागते हुए जाकर एक ऊंची छलांग लगाता है और स्प्लिट जॉ पर दे मारता है। कंटिन्यूअस धमाकों के साथ वो स्प्लिट जॉ नीचे गिर जाता है और शायद इस बार वो पक्का मर चुका है। रेग खुद को संभालता है और रिको दौड़ते हुए आकर उसके गले लग जाती है। रेग इतनी देर करने के लिए माफ़ी मांगता है तो रिको कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल गया। अगर मैं अकेली होती तो ये सब शायद करना नामुमकिन होता, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया। रेग कहता है ये भी ठीक है और मुस्कुराते हुए सोचता है मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक साथ हैं इसीलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए। अगले सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोनों ग्रेट फॉल्ट के निचले हिस्से तक आ चुके हैं। रेग बाहर झांकते हुए सोच रहा है लगता है यहाँ का लैंडस्केप बहुत मुश्किलों भरा है। वो डेप्थ गॉज में चेक करता है तो हमें पता चलता है कि वो दोनों 6750 मीटर नीचे हैं। फिर से बाहर झांकते वक्त रेग कुछ नोटिस करता है
और रिको से कहता है कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है। रिको वहां आकर चेक करती है और धीरे धीरे करके कोहरा हटने लगता है। वहां नीचे छोटे छोटे तालाब दिख रहे हैं जो किसी तरह के सपोर्ट पर हैं। रिको खुश होकर कहती है ये ज़रूर गॉबलेट्स ऑफ जायंट्स होगा। एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। अगले एपिसोड में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसे देखकर दिल दहल जाएगा। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।